नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम भी शायद लगभग कंप्लीट हो गए होंगे। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बच्चों हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट हैं यहाँ पे जो मुझे आपको बताने थे। तो आज की जो वीडियो है उसी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। यानी कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे सेंटर की बात करूं मैं तो कुछ सेंटर ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो चलिए, इस सेंटर की कड़ी में सबसे पहले आएगा हमारा सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड हिंदी में बोलते हैं इसको गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, ठीक है बच्चों। तो आइए, ये एक ट्रायंगल है ABC, यानी कि इसके वर्टेक्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर है बच्चों। अब मुझे यहाँ पे सेंट्रॉयड निकालना है। सेंट्रॉयड निकालना क्या, बताना है कि सेंट्रॉयड क्या होता। तो देखिए बच्चों, बहुत सिंपली, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर नोन एज सेंट्रॉयड। क्या, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। अब फिर सवाल ये आता है कि साहब ये मीडियन क्या है। ये भी कोई टिपिकल वर्क नहीं है। मीडियन क्या होगी बच्चों, लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड आर नोन एज मीडियन। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई। तो ये बच्चों ADBE एंड CF, दीज आर कॉल्ड मीडियंस। अब ये जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि इसी को ही हम सेंट्रॉयड कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंट्रॉयड, यानी कि XY। बोलो बच्चों। अब ये मीडियन जो है, सॉरी ये जो सेंट्रॉयड है, ये ऑब्वियस है मीडियन को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। यस, ये बच्चों 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ऑलवेज। यानी कि जो 2 रेशियो है वो वर्टेक्स की तरफ से होगा और 1 जो रेशियो है वो साइड की तरफ से होगा। अब एक क्वेश्चन बन सकता है दिमाग में कि यार ये बड़ा कंफ्यूजन है। रेशियो तो पता है कि साहब 1:2 या 2:1 है, लेकिन 2 किस तरफ से है, 1 किस तरफ से है, ये हम भूल जाते हैं। तो चलिए मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, यहां नहीं भूलेंगे आगे से कभी भी। आप एक फिगर बनाइएगा कभी भी, एट रैंडम कोई भी ट्रायंगल बना लीजिएगा। उस ट्रायंगल में इस ढंग से मीडियंस वगैरह आप बनाएंगे तो हमेशा देखेंगे ये जो G है, ये वर्टेक्स से, ये देखिए डिस्टेंस, हाथ कितना खुल रहा मेरा ये, और फिर यहां आ जाओ। तो ये जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से सेंट्रॉयड की, ये इस साइड के कंपैरिजन ऑलवेज बड़ी होगी, ज्यादा दिखाई दे रही होगी आपको। तो जब डिस्टेंस ज्यादा दिखाई दे रही है तो रेशियो उधर वाला ज्यादा होगा, और जिधर डिस्टेंस कम है उधर रेशियो कम होगा। तो इस ढंग से आप हमेशा के लिए इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 प्लस x3 y2 एंड y2 प्लस y3 y2 होंगे कि नहीं होंगे। सीधा सीधा ये G निकालना हो जाए XY। A और D के बीच सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि पॉइंट G इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में। तो x क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × x2 प्लस x3 by2 प्लस 1 × x1 over 3। फिर 2 से 2 गया तो ये क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3। ऐसे ही y क्या हो जाएगा बच्चों, 2/2 प्लस y3 by 2 1 × y1 over 3। जल्दी बोलो बच्चों। तो अब आगे देखेगा, ये 2 से 2 गया, y क्या आया, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। सिंपल। तो क्या हो गया बच्चों, सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 over 3। सिंपल, कोई भी निकाल सकता। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद अगर वहीं पे मान लीजिए ये जो बात हो रही थी D के, अभी हमने इस D को मिला दिया इन मिडिल पॉइंट को। अब आपसे अगर कहा जाए कि साहब BEF का सेंट्रॉयड क्या होगा,
ये तो ए बी सी का आया था ये। तो बच्चों डी ई एफ, डी के कोऑर्डिनेट ये हो ही जाएंगे दिस, ऐसे ही ई के क्या हो जाएंगे x1 प्लस x3 बाई 2 y1 प्लस y3 बाई 2, ऐसे ही एफ के मिल जाएंगे। तो जब ये तीनों वर्टेक्स आपको मिल चुके हैं तो जैसे एबीसी के निकालते हैं ऐसे ही फिर डी ई एफ के निकाल देंगे, वो भी एक ट्रायंगल हो चुका आपका। बोलो बच्चों, तो अब इन परिस्थितियों में हम क्या कहेंगे, यानी कि जो निकालने के बाद कंक्लूड करेंगे क्या होगा, यानी कि जो वर्टेक्स आपके ट्रायंगल एबीसी के आए हैं वही वर्टेक्स आपके डी ई एफ के होंगे। आप ये चेक करके देख लीजिएगा, यानी कि साइड के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल आएगा उसका सेंट्रॉयड और ट्रायंगल एबीसी दोनों का सेंट्रॉयड, दोनों ट्रायंगल का सेंट्रॉयड सेम होगा। कई बार बच्चों आपको जैसे मिडिल पॉइंट दे दिया 2 3 3 4 5 6, किसी ट्रायंगल के मिडिल पॉइंट दिए हुए हैं और अब आपसे ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रॉयड पूछ रहा है वो, तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा मालूम है, पहले वो वर्टेक्स ए बी सी निकालने की कोशिश करेगा और जब ए बी सी आ जाएंगे फिर वही x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 ऐसे करेगा कि नहीं। लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको एबीसी निकालना ही नहीं है, आप सीधे सीधे डी ई एफ का सेंट्रॉयड निकालिए, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 5 बाई 3 3 प्लस 4 प्लस 6 बाई 3। तो ये जो डी ई एफ का सेंट्रॉयड आएगा यही सेंट्रॉयड बच्चों ट्रायंगल एबीसी का भी होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। इस ढंग से हम आराम से सेंट्रॉयड निकाल देंगे। सेंट्रॉयड पता चल गया क्या होता है बच्चों। अब इसके बाद आएंगे हम, आइए जल्दी से, सर्कमसेंटर। चलिए सर्कमसेंटर बहुत सिंपल है। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये वर्टेक्स है x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3। अब मुझे इस ट्रायंगल एबीसी के सर्कम सेंटर निकालना है। तो बच्चों सर्कम सेंटर से पहले एक टर्म पढ़ेंगे यहां पे, सर्कम सर्किल। वो क्या होता है, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास होने वाले सर्किल को, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से जो सर्किल पास हो रहा है दैट आर कॉल्ड सर्कम सर्किल। और ये जो सर्कम सर्किल है इसका जो सेंटर है दैट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। यानी कि जो इस सर्कम सर्किल का सेंटर होगा वही क्या होगा, इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर ये सर्कम सेंटर है वो मान लूं तो इसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, बोलिए भाई। ये चूंकि ए बी सी किसी सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं और ये उसका सेंटर है, तो ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल आएंगे। इसको मैं कैपिटल आर अगर लिख दूं तो दैट आर कॉल्ड सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस यानी कि कैपिटल आर। जल्दी बोलो बच्चों। तो इस ढंग से अगर इसके सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में ले लूं तो सीधे सीधे कैसे निकालेंगे हम, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। भाई ये तो मुझे न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन होंगे, केवल एक्स वाई तो गिवन नहीं होंगे। तो यहां से रिलेशन आ गया, एक बार ओ ए इक्वल टू ओ बी ले लेंगे और एक बार ओ बी इक्वल टू ओ सी ले लेंगे। तो एक्स वाई में एक इक्वेशन ही आएगी, एक आएगी, दोनों को सॉल्व करके आप क्या निकाल देंगे, जल्दी से बोलिए, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट। अच्छा बच्चों, वैसे अगर आपसे मालूम कर लिया जाए कि भाई सर्कम सेंटर है क्या, तो देखिए है क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। ये जो बच्चों साइड है, ये साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ट्रायंगल की साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो साइड के परपेंडिकुलर भी हो और उस साइड को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा हो। The point of intersection of the perpendicular bisector of a triangle are known as circumcenter of this triangle.
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर नोन एज सर्कमसेंटर। क्लियर है बच्चों? यहां आप आराम से निकाल सकते हो। अब अगर एंगल दिए हुए हों आपको, तो एंगल के टर्म में कैसे निकाल लेंगे? एंगल एबीसी अगर गिवन है तो देखिए एक्स क्या आएगा, x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c ओवर sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। y क्या आएगा बच्चों, y1 sin 2a, y2 sin 2b, y3 sin 2c ओवर sin 2a sin 2b एंड sin 2c। बोलो बच्चों ये क्या है? ये है सर्कमसेंटर इन टर्म्स ऑफ एंगल। बोलो जल्दी से, ये एंगल के टर्म में है आपका सर्कमसेंटर। ठीक, आप इसे नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा बच्चों, यस पहला केस, अगर आपका ट्रायंगल एक्यूट है, इधर देखो, अगर आपका ट्रायंगल ये एक्यूट एंगल का मतलब तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो सर्कमसेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा। जल्दी बोलो, अगर आपका जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है, ये ए बी सी कैसा है? राइट एंगल, तो सर्कमसेंटर जो है वो उसके हाइपोटेनियस पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा? हाइपोटेनियस पे। क्यों? अगर आप कोई सर्किल ऐसे बनाते हो और ये एंगल 90 डिग्री है, तो बच्चों ये एसी डायामीटर होगा कि नहीं होगा? उस केस में सेमी सर्कुलर एंगल 90 डिग्री होता है, तो एसी क्या हो गया? डायामीटर। तो भैया डायामीटर है तो सेंटर डायामीटर पे तो लाई करेगा। तीसरा, थर्ड, अगर ट्रायंगल आपका कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो जो सर्कमसेंटर है आपका वो उस ट्रायंगल के बाहर होगा। ये तीनों पॉइंट बच्चों बहुत क्लियरली समझ लें आप लोग। क्या? अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो सर्कमसेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा, और अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो सर्कमसेंटर उसके हाइपोटेनियस पे होगा, और अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो जो सेंटर है वो उस ट्रायंगल के बाहर होगा। बात क्लियर हुई यहां तक या नहीं हुई? सर्कमसेंटर आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया? नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, हटा रहा हूं मैं। अब इसके बाद आपका क्या आएगा बच्चों? इन सेंटर। देखिए साहब, इन सेंटर क्या है? यस, इन सेंटर ये बच्चों एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये वर्टेक्स है x1/1, x2/2, x3/3। बच्चों इन सेंटर को पढ़ने से पहले एक टर्म पढ़ेंगे हम यहां पे, इन सर्किल। इन सर्किल, इन सर्किल क्या होगा बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। यस, एक ऐसा सर्किल जो इस ट्रायंगल के अंदर बनाया जा रहा हो और ट्रायंगल की साइड को टच करता हो। एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है और उसकी तीनों साइड को टच करता हुआ बनाया गया है, दैट आर कॉल्ड इन सर्किल। और इस इन सर्किल का जो सेंटर होगा, दैट आर कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर होगी बच्चों? अब इन सेंटर क्या होता है बेसिकली? बोलो जल्दी से। देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। बच्चों किसी भी ट्रायंगल में दो तरीके के एंगल बाइसेक्टर होते हैं। देखिए, एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये है, ये दीज। अब इन साइड को हम ऐसे अगर कर दें तो दे आर दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। दिस इज एक्सटर्नल एंड दिस इज इंटरनल। बात समझ में आई या नहीं आई? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो वापस आइए,
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल आर नोन एज इन सेंटर। अगेन, the point of intersection of the internal angle bisector of a angle of a triangle are known as in center। ठीक। और बच्चों इस सेंटर से अगर मैं तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो दैट आर इक्वल इन लेंथ, और उसको हम बोलेंगे स्मॉल आर, यानी कि इन रेडियस। स्मॉल आर मीन्स इन रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है साहब। अब मुझे यहाँ पे इन सेंटर निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बच्चों, साइड बी से के बीच की दूरी को मैं ए मान ले रहा हूं, इसको बी और इसको सी। तो चूंकि तीनों वर्टेक्स गिवन है तो वर्टेक्स के बीच की दूरी यानी कि ए बी सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे आराम से। क्लियर। और जब हम निकाल लें तो उसके बाद देखिएगा एक्स क्या आ जाएगा, ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री ओवर ए प्लस बी प्लस सी वाई, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री ओवर ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आई या नहीं आई? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर। किसी ट्रायंगल के इन सेंटर इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब आइए इसके बाद ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं हम लंब केंद्र। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लंब केंद्र। इन सेंटर को क्या बोलेंगे? अंतः केंद्र। सर्कम सेंटर को क्या बोलेंगे? परिकेंद्र। बात समझ में आई या नहीं आई? और सेंट्राइड को क्या बोलेंगे? गुरुत्व केंद्र। ठीक। तो आइए साहब, ऑर्थो सेंटर क्या है देखिएगा। इधर ये एक ट्रायंगल है ABC, ये वर्टेक्स है x1y1 x2y2 एंड x3y3। सुनिएगा क्या होता है पहले तो ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर नोन एज ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड क्या बीमारी है? The line joining the vertex and perpendicular to the opposite side. The line joining the vertex and perpendicular to the opposite side is known as altitude. ये AD हो गया बच्चों, ये आपका BE हो गया, और ये बच्चों ये आपका CF हो गया। ये एंगल 90 डिग्री है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट आर कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। H या O जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें। तो बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनिएगा मेरे साथ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर नोन एज ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स and perpendicular to the opposite side are known as ortho center। ठीक है, जल्दी बोलो। the line joining the vertex and perpendicular to the opposite side are known as altitude। तो आइए साहब, अब कैसे निकलेगा h, कैसे निकलेगा xy? तो बहुत सिंपल है बच्चों। यहां पे देखिएगा, इधर यहां पर इक्वेशन ऑफ AD एंड इक्वेशन ऑफ BE या CF, मतलब AD BE CF, तीन में से कोई दो इक्वेशन निकाल लो आप, और उन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका आएगा वही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो चलिएगा देखिए, बहुत सिंपल है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ AD चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ AD के लिए ध्यान से देखिएगा। स्लोप ऑफ BC यानी कि by3 माइनस by2 ओवर x3 माइनस x2 निकल जाएगा। BC का स्लोप, AD BC के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए BC का स्लोप 3 आ गया, AD का क्या होना चाहिए? -1/3 होना चाहिए कि नहीं? भाई इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था
कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, यानी कि M1 M2 इक्वल टू -1 होना चाहिए कि नहीं। तो अगर BC का स्लोप 3 था तो AD का -1/3 होगा। बहुत सिंपल। पॉइंट A यानी कि X1 Y1 से जाने वाली लाइन जिसका स्लोप -1/3 है, तो 1 पॉइंट फॉर्म y -y1 m x -x1। तो ये गिवन है, ये गिवन है और m गिवन है। तो यहां से आपको AD की इक्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे ही BE की इक्वेशन निकालेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ AC निकाल लीजिए। जब AC का स्लोप आपको मिल जाएगा तो उससे आप BE का स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि BE AC के परपेंडिकुलर है। तो फिर वही एक ऐसी लाइन जो पॉइंट B से पास हो रही हो और जिसका स्लोप अभी आपने निकाला हो, पॉइंट फॉर्म 1 पॉइंट फॉर्म से उसकी इक्वेशन आ जाएगी। AD की इक्वेशन आ गई, BE की इक्वेशन आई, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपको ऑर्थो सेंटर की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो जल्दी से। क्लियर है बच्चों? अब आइए नेक्स्ट। देखिए यहां पे भी 3 सीन है। अगर ट्रायंगल आपका एक्यूट एंगल है तो ऑर्थो सेंटर अंदर होगा। अगर ट्रायंगल आपका एक्यूट एंगल है तो ऑर्थो सेंटर कहां होगा? अंदर होगा। अगर ट्रायंगल आपका कैसा है बच्चों? राइट एंगल है। कैसा है? राइट एंगल है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा? उसी ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, यानी कि जिस पर वो राइट एंगल है वो होगा कि नहीं होगा? कैसे भाई? सी इस ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर कैसे हो गया? ऑर्थो सेंटर की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। तो भैया यहां पर AC इस ट्रायंगल ABC का एल्टीट्यूड है या नहीं है? अरे जो A से परपेंडिकुलर डाला BC पे है, ऐसे ही जो BC है वो इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है या नहीं है? तो AC और BC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C आया कि नहीं आया? तो अगर ट्रायंगल आपका कैसा है? राइट एंगल, तो उसका एल्टीट्यूड यानी सॉरी उसका ऑर्थो सेंटर उसी ट्रायंगल के उस वर्टेक्स पर होगा जिस पर वो राइट एंगल है। थर्ड, अगर आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोणीय त्रिभुज है। ये न्यून कोणीय त्रिभुज हुआ, ये समकोणीय त्रिभुज हुआ और ये अधिक कोणीय, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑर्थो सेंटर कहां होगा? ट्रायंगल के बाहर होगा। देखिए कैसे भाई, इसका एल्टीट्यूड ये आ गया, ये एल्टीट्यूड आया, ठीक। इसका एल्टीट्यूड ये हाई है, ठीक है। जल्दी से बोलो। अब इसका मुझे एल्टीट्यूड निकालना है, इसका एल्टीट्यूड आप निकाल देंगे तो जो इनके एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो उस ट्रायंगल के बाहर होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इस ढंग से हमने ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा है। अब ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड बच्चों कुछ प्रॉब्लम अगर हमें करनी हो तो देखिएगा जरा शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं हम। यस, आइए। एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स 0 0 3 0 एंड 0 4 गिवन है। इसका ऑर्थो सेंटर बताना है। एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स 0 0 3 0 एंड 0 4 है। तो क्या बताना है? ऑर्थो सेंटर। बढ़ाइए। अगर ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन आपको पता है तो आप 1 मिनट में आंसर निकाल देंगे बिना किसी कैलकुलेशन के। सेकंड थिंग बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप लोगों को फिगर बना के करना चाहिए। अगर आप उसकी फिगर बना के करते हैं तो 50% प्रॉब्लम आपकी उसी समय सॉल्व हो जाती है। तो आइए साहब देखिएगा, इधर फिगर बनाओ। ये A हो गया 0 0, ये B हो गया 3 0 और ये बच्चों C हो गया 0 4। हाँ या ना? तो आपका ट्रायंगल ये हुआ या नहीं हुआ? दिस बोलो जी, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल है या नहीं है? तो भाई ये जो A है 0 0, ये इसका ऑर्थो सेंटर होगा कि नहीं होगा? अरे एक एल्टीट्यूड ये हो गया, एक एल्टीट्यूड ये हो गया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर 0 0 हुआ या नहीं हुआ? बोलो बच्चों।
नेक्स्ट देखिएगा, एक ट्रायंगल के मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 0 2 3 और 0 4। ये ट्रायंगल के मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा बच्चों? देखिएगा, बहुत बहुत सिंपल। देखिए डी 2 0 ये मिडिल पॉइंट है। अगर ये मिडिल पॉइंट है 2 0 तो भाई एक वर्टेक्स ये और एक वर्टेक्स ये होगा कि नहीं? अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये 0 0 और ये आपका 4 0 हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा मिडिल पॉइंट एक है 0 4, बल्कि 0 4 नहीं, आप इसको कह सकते हो यस, पहले ये देख लो, ये आपका हो जाएगा मिडिल पॉइंट 2 0 एंड 2 3 और ये हो जाएगा 0 3। तो आइए अब दूसरा जो मिडिल पॉइंट है वो ये हो गया एफ 0 3। तो भैया ये वर्टेक्स क्या होगा? अगर मैं बी मान लूं तो 0 6 हुआ कि नहीं हुआ? अब इस बी को और इस सी को आपस में मिलाइए, इनका मिडिल पॉइंट ट्वाइस 3 हुआ या नहीं हुआ? तो देखिए दिस इज डी, दिस इज ई और दिस इज एफ। ये डी ई एफ ये मिडिल पॉइंट हुए इस ट्रायंगल के या नहीं हुए? बोलो बच्चों, इस ट्रायंगल के मिडिल पॉइंट थे ये। तो अगर ये मिडिल पॉइंट थे तो वर्टेक्स क्या हुए? 4 0 0 6 और 0 0 हुए। तो अगर ऐसा हुआ है, ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना? दिस ये। तो बच्चों अगर ये ट्रायंगल बना है तो अगेन राइट एंगल बना कि नहीं बना? अगेन राइट एंगल बना। तो क्या कहेंगे हम इस केस में कि भाई फिर ऑर्थो सेंटर इसका 0 0 यानी कि वर्टेक्स ए जिस पर ये राइट एंगल है। 2 प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम आई है, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां पर कट कर रही है, इस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ये बच्चों कई बार प्रॉब्लम आ चुकी है कंपटीशन लेवल में। तो चलिए इस लाइन को ड्रॉ करेंगे हम। ये आई, दिस इज 5 0, दिस इज 0 5। तो भैया तीसरा वर्टेक्स हमारा 0 0 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, प्रॉब्लम क्या थी? ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनाएगी उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल OAB होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो भैया फिर इसका आगे ऑर्थो सेंटर 0 0 आया कि नहीं आया? क्योंकि AO और BO इसके एल्टीट्यूड हो गए। तो कैसा ऑर्थो सेंटर आया? 0 0। ये तीनों प्रॉब्लम बच्चों आपके यहां कंपटीशन लेवल में कई बार आई हैं, न कि एक बार बल्कि कई बार। तो अगर ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्लियर हो गई बच्चों बात? चारों सेंटर पता चल गया आप लोगों को? चले कि नहीं? आइए नेक्स्ट। यस, आइए बच्चों, ये बच्चों एक ट्रायंगल है ABC। अगर हमारा ट्रायंगल राइट इक्विलेटरल है, अगर हमारा ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जिसकी तीनों साइड सेम होती, जिसकी तीनों यानी कि समबाहु त्रिभुज। यस, हिंदी में बोलेंगे इसको समबाहु, जिसकी बाहें भुजाएं बराबर हो उसको हम समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। ठीक, तो अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो बच्चों आपके सारे के सारे सेंटर कौन कौन से, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉयड, चारों के चारों सेंटर आपके एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड करेंगे। यानी कि अगर आपको किसी ढंग से पता चल जाए कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है और अगर आपसे कहा जा रहा है कि साहब इन सेंटर बताइए, तो इन सेंटर निकालने की जरूरत नहीं है। इन चारों में सबसे इजी होता है आपका सेंट्रॉयड। कैसे होता है जी? अरे सिंपल, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो वहां से हम क्या कर लेंगे, सेंट्रॉयड निकाल देंगे। और जो सेंट्रॉयड है वही आपका क्या, इन सेंटर होगा, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है। और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है तो क्या होगा उस केस में, जल्दी बोलो, सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड एंड ऑर्थो सेंटर, ये कोलिनियर होंगे, यानी कि एक लाइन में होंगे। और एक लाइन में कैसे होंगे बच्चों, देखिएगा सी जी ओ। और ये जो सेंट्रॉयड है, इस सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को मिलाने वाली लाइन को 1:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है तो हमारा सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड एंड ऑर्थो सेंटर कोलिनियर होंगे, और जो सेंट्रॉयड है वो सी और ओ को मिलाने वाली लाइन को 1:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, ठीक है साहब करेगा, मान ली बात, लेकिन समस्या ये है कि कौन किसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। रेशियो भी मुझे पता है कि 1 और 2 का है, ये भी मुझे पता है कि बात सी जी ओ की हो रही है, लेकिन कौन किसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये हम भूल जाते हैं इन जनरल। तो आज के बाद नहीं भूलेंगे आप, क्यों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आइए। पहले सी आएगा, सी मीन्स सर्कम सेंटर, जी मीन्स सेंट्रॉयड, ओ मीन्स ऑर्थो सेंटर। तो अल्फाबेटिकली पहले सी फिर जी फिर ओ, क्लियर है। उसके बाद जो उसका क्या रेशियो होता, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, जल्दी बोलो। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रॉयड है वो सर्कम सेंटर एंड ओ 1:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। बात बच्चों क्लियर है कि नहीं है, करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं लोकस। एक थोड़ा सा टर्म और है यहाँ पे, उस पे और विचार करिएगा। क्या है जी लोकस, ये देखिएगा बच्चों। लोकस कुछ नहीं है, इसमें डरने की या उसकी कोई वो नहीं है। सिंपली पहले आप समझो, लोकस का मतलब होता है क्या, द पाथ ट्रेस आउट बाय ए मूविंग पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन और कंडीशंस आर नोन एज लोकस। यानी कि किसी मूविंग पॉइंट के द्वारा तय किया गया रास्ता, उस पॉइंट का लोकस कहा जाएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको बिंदु पथ। मूविंग पॉइंट का मतलब हुआ बिंदु, और पथ जो उसने रास्ता तय किया है उसको हम बोलेंगे पथ। यानी कि किसी बिंदु के द्वारा तय किया गया पथ उस मूविंग पॉइंट का बिंदु पथ कहा जाएगा। यानी कि पाथ ट्रेस आउट बाय ए मूविंग पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस आर नोन एज लोकस। अब साहब ये ज्योमेट्रिकल कंडीशंस क्या है, तो बच्चों इसको बहुत सिंपली मैं समझा रहा हूं आपको। आप इसको नॉन मैथमेटिकल एंड मैथमेटिकल दोनों लैंग्वेज में समझना, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। पहले तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जो हमारा लोकस है वो कुछ भी हो सकता है। जो रास्ता हम तय कर रहे हैं वो कुछ भी, देखिए सिंपल, हम एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन हो गया। हम ऐसे घूम रहे हैं, वो एक सर्किल हो गया। हम ऐसे घूम रहे हैं, वो एक एलिप्स हो गया। हम
ऐसे जिग-जैग घूम रहे हैं तो वो इस टाइप से हो गया। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे जब स्कूल जाते हैं सवेरे ऐसे नहीं बाइक ऐसे चलाते हैं ऐसे ऐसे लहरा के, तो वो जो पाथ ट्रेस कर रहे हैं दैट आर ऑल्सो लोकस। जल्दी बोलो। तो वो जिग-जैग जो पाथ है दैट आर कॉल्ड ऑल्सो लोकस। तो आइए साहब पहले नॉन मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप सीखिए क्या है ये। बच्चों ऐसा समझ लीजिए यहां पे एक तो मूविंग पॉइंट होगा, एक नॉन कंडीशन होंगी और एक अननोन कंडीशन होंगी। जो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस है ना उनकी बात कर रहा हूं मैं। उसमें एक नोन होगी एक अननोन होगी और एक आप मूविंग पॉइंट है। अब जैसा आपसे कहा गया कि भाई आपको कोचिंग जाना है और कोचिंग जाके जब आप कोचिंग छूट जाएगी तो आप इस एल्फा मेडिकल हॉल से आपको ये दवाई लेके आनी है। तो देखें आप मूविंग पॉइंट हुए, नॉन कंडीशन क्या हुई कि आपको कोचिंग जाने के बाद छूटने के बाद दुकान से दवाई लेके आना है। ठीक, अब आपने क्या करा, आप घर से आए, आप मूविंग पॉइंट हो गए, आपने कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग के बाद आप सीधे दवाई की दुकान पे ना पहुंच के आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वहां आपने थोड़ी देर मौज मस्ती करी, फिर आप बाजार घूमने चले गए, उसके बाद आप शॉपिंग मॉल चले गए। फिर आपको जब 2-3 घंटे हो गए तो आपको अचानक ध्यान आया अरे यार मुझे तो दवाई लेके घर जाना है। तो आपके साथ क्या हुआ, आप तो मूविंग पॉइंट थे, नॉन कंडीशन क्या थी कि दवाई लेके घर जाना है। अब आपके साथ अननोन क्या क्या हो गई, जो मान लीजिए आपके घर पे बैठे उन्हें कुछ नहीं पता, आप शॉपिंग मॉल गए, रेलवे स्टेशन गए, मार्केट गए, वो अननोन है। तो ये जो अननोन कंडीशन है जिस समय आप दवाई लेके घर पहुंचेंगे, इन अननोन कंडीशंस को इस पूरे मिक्सचर में से निकाल दीजिए तो फिर ऐस वही चीज बचेगी, यानी कि नॉन कंडीशन प्लस जो आपको दवाई लेके घर जाना था वही आपका रिक्वायर्ड लोकस होगा। यानी कि जो भी घटित हो रहा है अननोन जिसका उन्हें नहीं पता है उसको अपने दिमाग से वॉश आउट कर दीजिए। आप वैसे के वैसे फ्रेश होंगे जैसे घर सवेरे चले थे या आपको बताया गया था। अब आइए इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कैसे करेंगे। यस, आइए फाइंड द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ट्वाइस एज कंपेयर टू वाई एक्सिस। यानी कि हमें एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस बताना है जिसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस के कंपेरेटिवली डबल है। तो मैं मूविंग पॉइंट मान लेता हूं जिसका लोकस निकालना है मुझे एच और के। आप सिंपली बच्चों इसको एक्स वाई भी ले सकते हो, एच के ले सकते हो, एल्फा बीटा ले सकते हो, क्लियर है। बट फाइनली अगर आपने एच के एल्फा बीटा ले रखा है तो लास्ट में आपको पहले कोऑर्डिनेट को एक्स और दूसरे को वाई में कन्वर्ट करना ही करना है। तो आइए मैं इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस ए, तो एक्स एक्सिस से 2a होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो यहां से क्या बना भाई, h इक्वल टू ए एंड k इक्वल टू 2a होगा कि नहीं। अरे h ये हो गया x, दिस इज a, और k क्या है y 2a। अब यहां a कहां से आया, a का तो कोई जिक्र ही नहीं था, मैंने तो नहीं करा a का जिक्र। मैंने तो ये कहा था कि आपको एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है जिसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस के कंपेरेटिवली डबल है। डबल शब्द यूज किया था मैंने, ए टू ए नहीं कहा। तो यानी कि ए तो मैंने अपनी तरफ से माना था ना, ये सिनेमा हॉल जो है या शॉपिंग मॉल जो था अननोन वो ये ए ही तो है। तो क्या करूं, इस ए को एलिमिनेट कर दो, बॉस आउट कर दो। तो यहां पे क्या करेंगे हम, ए की जगह ऊपर से एच रख दीजिए। और बच्चों एच और के की जगह मैंने आपको बताया था कि एच की जगह एक्स और के की जगह वाई रख दीजिए। तो आपका ये y इक्वल टू 2x रिक्वायर्ड लोकस हो चुका। यानी कि ये एक बच्चों स्ट्रेट लाइन आएगी और इस स्ट्रेट लाइन पे जहां पर भी आप देखेंगे उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई एक्सिस के कंपेरेटिवली ऑलवेज डबल आएगी। तो यानी कि जो मूविंग पॉइंट है ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है।
तो बात आपको समझ में आई या नहीं आई कि लोकस क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? लोकस जो है नोन, अननोन एंड मूविंग पॉइंट, इन तीनों का मिक्सचर होता है। इस मिक्सचर में से अननोन कंडीशंस आप एलिमिनेट कर देंगे, आपके पास अब जो बचेगा वही आपका रिक्वायर्ड लोकस होगा। बस जब भी आप मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे या तो एच के ले लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप सीधे एक्स वाई भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चों लोकस निकालते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। जैसे अगर आपको किसी एक फिक्स पॉइंट की डिमांड उसमें आ रही है तो फिक्स पॉइंट जो है आप ओरिजिन ले लेंगे, यानी कि 0 0 बजाय एच, यानी कि बजाय x1 y1 h k अल्फा बीटा लेने के। कारण अरे ये दो एलिमिनेट करोगे और ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो रखा है। अगर आपको 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट आ रही है, अगर आपको 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट आ रही है तो बच्चों हम क्या करेंगे उस केस में? जल्दी बोलो। एक पॉइंट आप एक्स एक्सिस पे ले लीजिए विद द वर्टेक्स a0 और दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए -a0। लेने को तो आप पॉइंट a x1 y1 और b x2 y2 भी ले सकते थे, बट आप सोचिए 4 अननोन हो जाते वहां पर। यहां पे कितने अननोन है? सिर्फ एक a, और आपके पॉइंट भी मिल गए। आप y एक्सिस पे भी ले सकते हो 0 a 0 -a, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप पे लोकस निकालते वक्त 2 लाइनों की रिक्वायरमेंट आ रही है तो बच्चों आप x एक्सिस और y एक्सिस को ले लीजिए। जितना कहने का मतलब यह है कि लोकस में आप सिंपल चीजों को यूज करेंगे जिनको वेरिएबल को इजीली हम एलिमिनेट कर सकें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इस ढंग से बच्चों हम किसी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी उसका लोकस आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, एक तो सारे सेंटर प्लस जो मैंने आपको लोकस का बताया है, ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं इस पे बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।